कि आज जो शहर के ट्रैफिक समस्या है और जिस तरह से आए दिन पुलिस प्रशासन पर लोगों के गुस्सा भड़क रहा है या पुलिस प्रशासन टारगेट में है, आप पूरी समस्या को किस तरीके से देख रहे हैं? ट्रैफिक की कानून व्यवस्था देखिए, सिर्फ और सिर्फ लगता है कि राजस्व वसूलने के नाम पर चेकिंग चल रहा है। बस जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, जाने जा रही है और ऐसे ऐसे युवा साथियों के भी जान जा रही है, उस पर अवेयरनेस पर क्या काम हुआ? कोई अवेयरनेस पे काम नहीं हुआ। और आप कोई ऐसा कैंपेन नहीं चलाए जिसमें कि लोगों को आप कैंपेनिंग करें कि भाई आप पालन करें। लेकिन अभी तो लग रहा है कि एकदम खुला छूट है सिर्फ राजस्व वसूलना और ट्रैफिक व्यवस्था पर। आप देखिए वहाँ भारतवारी पर जो आप देख रहे होंगे, एक बांस देकर पिछले कई महीनों से बैरिकेडिंग कर दिए है। लीज एरिया में मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या हमारी सरकार और साथ में कंपनी क्या इसे इज्जत नहीं दी कि आप बांस के सहारे ट्रैफिक की व्यवस्था सुधार रहे हैं? जनप्रतिनिधियों के जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए वो चुप्पी क्यों है? क्या कारण है? क्यों हम इतने चुप हैं? क्यों डरे हुए हैं? आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? कहीं न कहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि किसी दबाव में रह रहे हैं। आप देख लीजिए पिछला 5 साल में कोई भी ऐसा आंदोलन, पिछला के 10 साल में हमको तो याद नहीं है कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई आंदोलन कोई पार्टी की है। ये चुनाव था, सभी पार्टियों ने, आप भी कैंडिडेट थे, मलिकाना हक की बात किया गया। सदन में पिछले दिनों यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सवाल उठाई, सरकार ने तो कह दिया कि भाई वो तो अतिक्रमित है। तो मलिकाना हक की बात हुआ और कहाँ अतिक्रमण का? दोषी कौन है? आज ही क्यों विधानसभा में स्थानीय विधायक के द्वारा उठाया जा रहा है, जब हमारी परिस्थिति विधानसभा में कमज़ोर परिस्थिति है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हमारे मेंबर कम हैं। उस परिस्थिति में ये बात को उठा के नहीं लगता है कि एक आम लोगों जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य वोटर हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको छला जा रहा है। जब डबल इंजन की सरकार थी, हमारा मुख्यमंत्री था, हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे सब नगर निकाय में हमारे सभी लोग थे, उस समय हम जब इस समस्या को समाधान नहीं कर सके तो क्या लगता है कि एक सामान्य विपक्ष में बैठने वाला जनप्रतिनिधि क्या इसका समाधान करने के लिए तुरंत कुछ हो सकता है क्या? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ शिवशंकर सिंह जी हैं, जो पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा और तमाम तरह के जन मुद्दे उन्होंने उठाते रहे और इससे बड़ी बात ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शहर के तमाम मुद्दों पर आंदोलन करते रहते हैं। अब जो शहर के बड़ी समस्या है, आपने देखा कि उन मुद्दों को हमने कल ट्रैफिक समस्या के मुद्दे उठाए और कई सारी बातें हमने कही, जिसमें उन मुद्दों के ज़रिए सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई और मैंने वो सड़कों पर उठाया। जमशेदपुर के संदर्भ में वो मुद्दा काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। आज ट्रैफिक की समस्या की बात हो, सड़कों पर दुर्घटना की बात हो या जिस तरीक़ा का ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए थी वो क्या प्रशासन या सरकार हमारी कर रही या दे रही है, या फिर हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी चुप्पी को लेकर कि जो शहर की जन समस्याएं हैं वो सिर्फ जो है उस पर जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठानी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं उठ रही है। और मैंने कई तरह के सवाल खड़े किए थे कि क्या राजनीति जो हमारे जनप्रतिनिधि और नेता हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या उन्हें जनता के समस्याओं से भी कुछ लेना देना है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। शुरुआत वहीं से करते हैं, इसलिए कि इन्होंने पूर्वी विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में तमाम सारे मुद्दे उठाए और एक तरीके से उन मुद्दों के जरिए इन्होंने कई तरह की बातें, सवाल उठाए थे और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी बातचीत करने के लिए स्वागत है। सवाल मेरा वही है कि आज जो शहर के ट्रैफिक समस्या है और जिस तरह से आए दिन पुलिस प्रशासन पर लोगों के गुस्सा भड़क रहा है या पुलिस प्रशासन टारगेट में है, आप पूरी समस्या को किस तरीके से देख रहे हैं कि आज जमशेदपुर के लिए ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या हो गई है? जी शशि जी, पहले तो आपको सोशल संवाद के 7वें वर्षगांठ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको, हम आपके सहयोगी मित्र, हमारे सहयोगी मित्र राममूर्ति जी को और पूरे टीम को मैं शुभकामना देना चाहता हूं और साथ साथ ये भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और अपनी मीडिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में सभी मुद्दों को आप निर्भीक होकर ले जाया करें, ऐसी शुभकामनाएं आपको है।
जहाँ तक आपका सवाल है कि अभी जो जमशेदपुर की परिस्थिति, ट्रैफिक हो, कानून व्यवस्था हो या जन सुविधा की बात हो, तो आपने सवाल किया कि ट्रैफिक का। देखिए, अगर आप 20-25 साल पहले जाएंगे, उस समय भी हमें मालूम था कि टाटा स्टील 1 मिलियन टन से 3 मिलियन टन किया, 3 मिलियन टन से 10 मिलियन टन कर दिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए सुधार कहाँ हुआ। बहुत हुआ तो चौड़ीकरण के नाम में 4 फुट रोड का चौड़ीकरण हुआ। क्या लगता है कि 1 मिलियन टन, 3 मिलियन टन के बाद 10 मिलियन टन, क्या 4 फीट चौड़ीकरण क्या समाधान है? एक तो आवागमन बढ़ा, आबादी भी बढ़ी, ट्रैफिक आबादी बढ़ी, भारी वाहनों की संख्या बढ़ी, उसके बावजूद भी क्षेत्र में किसी प्रकार का ना फ्लाईओवर हुआ, न अन्य कोई बाईपास रास्ते हुए। तो कहाँ जाएगा ट्रैफिक? तो पब्लिक बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो रोड पे आएंगे लोग। और दूसरी बात है कि अगर रोड पर आए तो आज आप जो ट्रैफिक की कानून व्यवस्था देखिए, सिर्फ और सिर्फ लगता है कि राजस्व वसूलने के नाम पर चेकिंग चल रहा है। बस हर 100 मीटर पर आप निकलिए किसी भी रास्ते पर आपको ट्रैफिक पुलिस मिल जाएगी, ट्रैफिक पुलिस मिलेगी। ट्रैफिक व्यवस्था सुधार कम, और जिस तरह से फाइन काटना एक बस उद्देश्य। राजस्व वसूलना ही एक उद्देश्य रह गया है। ट्रैफिक मतलब राजस्व वसूल करना। तो मेरा ये कहना था कि पहले वो सुधार करे कि कैसे हम, जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, जाने जा रही है, और ऐसे ऐसे युवा साथियों के भी जान जा रही है, उस पर अवेयरनेस पर क्या काम हुआ? कोई अवेयरनेस पर काम नहीं हुआ। और आप कोई ऐसा कैंपेन नहीं चलाए जिसमें कि लोगों को आप कैंपेनिंग करें कि भाई आप पालन करें, पालन के बाद में अगर दुर्घटना होती है तब शासन प्रशासन के ऊपर में लोगों का दोष कम होता है। लेकिन अभी तो लग रहा है कि एकदम खुला छूट है सिर्फ राजस्व वसूलना और ट्रैफिक व्यवस्था पर। आप देखिए वहाँ भारतवारी पर जो आप देख रहे होंगे, एक बांस देकर पिछले कई महीनों से बैरिकेडिंग कर दिए है। ये तो दुखद है ना कि भाई आप कहते थे कि टाटा जो शहर है 100 साल पहले एक प्रतिभाश, मतलब गर्व से देखा जाता है कि विश्व के मानचित्र पर है अपनी सुविधा के लिए, और उसी लीज एरिया में मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या हमारी सरकार और साथ में कंपनी क्या इसे इज्जत नहीं दी कि आप बांस के सहारे ट्रैफिक की व्यवस्था सुधार रहे हैं? भाई वही बोलने का है कि बताइए, वो रोड चौड़ीकरण होने के बाद पिछला 5-7 साल से हो रहा है, लेकिन कोई उस पर काम नहीं हुआ। और ना टाटा स्टील के द्वारा ना हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई काम हो रहा है कि भाई चौड़ीकरण अगर नहीं होगा, रोड चौड़ीकरण नहीं होगा, फ्लाईओवर नहीं बनेगा तो आए दिन ऐसे जान जाएगी। तो इसके बारे में टाटा स्टील के साथ साथ जनप्रतिनिधि को भी, यहाँ हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, अन्य भी जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके आपके माध्यम से मैं हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, शहरवासियों का एक आवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर विचार करें, नहीं तो आने वाला समय में ये मौत का शहर हो जाएगा। हुई गया, कल ही समीक्षा हुआ जिला प्रशासन के, उन्होंने कहा कि 25 इस महीने जो लास्ट महीने है 25 मौतें एक्सीडेंट ये हुई है। सेफ्टी की जो एक हर महीने कोरम होती है जिसमें डीसी होते हैं, ट्रैफिक डीएसपी होते हैं, डीटीओ, तमाम अधिकारी होते हैं। तो भैया ये 25 और 30 जो मौतें हो रही हैं, क्या इसे बचाया नहीं जा सकता है? ये बात जब फ्लाईओवर की होती है, कंपनी सीधे सरकार देती है, जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई उस तरह के पहल नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, ठीक है, जैसे प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था पर जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई जिस तरह के प्रशासन हर 100 मीटर पर चाबी लगा दी है, ट्रैफिकिंग कम, कि भाई जाम कैसे सुधार हो, ट्रैफिक यातायात कैसे हो, उस पर कम फोकस है। फाइन काटना, जैसे हमने कहा, क्या सरकार की मंशा सिर्फ राजस्व वसूली है ट्रैफिक से? इस पर जो हमारे, जिनको आवाज़ उठाना ही चाहिए जनता के प्रति, हालांकि विधानसभा में सरयू राय सवाल उठाए, जनप्रतिनिधियों के जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए वो चुप्पी क्यों है? क्या कारण है? क्यों हम इतने चुप हैं? क्यों डरे हुए हैं? आखिर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? किस बात का डर? कहीं न कहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि किसी दबाव में रह रहे हैं, या लगता है कि किसी सरकार विशेष या कोई कंपनी विशेष के बारे में बोलना उनके लिए हानिकारक होगा, उनका जो लाभ उससे मिलना है लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए, कंपनी के केस में कोई नहीं बोल रहा है। ये आप औद्योगिक नगर की बात कर रहे हैं, ये औद्योगिक नगर है और इसमें और बहुत कुछ परिवर्तन होने की संभावना दिख रही है। तो उस परिस्थिति में
जो हमारे कंपनी क्षेत्र के घराने हैं उसका रोल क्या है, और उस रोल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। आप देख लीजिए पिछला 5 साल में कोई भी ऐसा आंदोलन, पिछला के 10 साल में हमको तो याद नहीं है कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई आंदोलन कोई पार्टी की है, कोई जनप्रतिनिधि किया है, क्योंकि ये क्षेत्र तो लीज एरिया वाला क्षेत्र है। यहाँ जो समस्याएं होंगे उसका समाधान के लिए हम लोग डायरेक्ट रूप में मानते हैं कि कंपनी की भूमिका है, लेकिन इसके बारे में कोई भी तरह का किसी पार्टी या किसी जनप्रतिनिधि का कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्व के जो विधायक हमारे पूर्वी के थे और अभी पश्चिम के विधायक माननीय सरजू राय जी निरंतर कंपनी के बारे में सवाल उठाते हैं, और हमको लगता है एक काफ़ी नहीं है। जैसे एक चना घड़ा नहीं फोड़ सकता है, तो हमको लगता है सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें मुखर होने की आवश्यकता है। पार्टियों को भी है, अगर मान लीजिए जनप्रतिनिधि जो पार्टियां हैं उनको भी अपने स्तर पर आने चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, सबको ये बात को उठाने की आवश्यकता है। नहीं, अब एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग को भी उठाने की बात है, और अन्य जो भी संगठन सभी को उठाने का है। देखिए, संगठन के रूप में सामाजिक संस्था या अन्य संस्था जरूर छोटे छोटे फोरम में बात को उठाता है, लेकिन उनका कितना महत्व देगा आप समझ सकते हैं। आप तो समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधि या बड़ी पार्टी या बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के दल को जितना महत्व मिलेगा, एक सामान्य प्रतिनिधि को, सामान्य जो कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको उतना नहीं मिलता है। तो मेरा आपके कहने का मतलब है सरजू राय जी पिछले 5 साल में भी पूर्वी क्षेत्र में लगातार जन मुद्दों को उठाए और कंपनी को आगाह करते रहे, लेकिन वही बात हुआ, वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, निर्दलीय विधायक थे, उनका बहुत ज़्यादा शायद मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा बात नहीं बना। नहीं, वो कहते भी रहे कि भाई कई मुद्दे हमने कहा, लेकिन कंपनी को हमने कहा भी कि देखिए आप जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें एक तरह से इंसल्ट फील होता है कि मुद्दे उठाते हैं, आश्वासन आप दे देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सही बात है, आश्वासन जैसे कि पिछले 5 साल जब वो रहे केबुल कंपनी में, जब हम तो केबुल कंपनी क्षेत्र में रहते हैं, केबुल कंपनी में जो पावर की समस्या पिछले 21 वर्षों से चल रहा था, तो उसमें वो मुखर होकर बात करते रहे, और उनका ही एक गाइडलाइन भी था, हम नहीं बोलेंगे कि उनका ही गाइडलाइन था कि अगर बात नहीं बनता है तो कानून का सहारा लेना चाहिए। तो उनका गाइडलाइन का भी फॉलो यहाँ के सभी स्थानीय लोग किए, और उसका परिणाम फलस्वरूप आप देख ही रहे हैं कि एक आदेश भी आया है कि केबल कंपनी को आप डायरेक्ट रूप में केबल कंपनी लोगों को जो जो केबल कंपनी कॉलोनी एरिया में उसमें डायरेक्ट रूप में पावर देने का एक कोर्ट के द्वारा आदेश आया है। इसमें निश्चित रूप से माननीय सरजू राय जी का मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन देखिए समस्या इससे समाप्त नहीं होती है। अब देखिए शहर में गर्मी बढ़ रही है, आप देख लीजिए बिरसा नगर क्षेत्र देख लीजिए, बागुन हाथू देख लीजिए, बागुन नगर देख लीजिए, अन्य जितना भी लीज एरिया से बाहर के एरिया है, आप देखिए पानी का हाहाकार अभी तो मच रहा है। आप चले जाइए अभी ग्वाला बस्ती, मैं पिछले 20 दिन पहले मैं बाहर के प्रवास में था, उसके पहले मैं ग्वाला बस्ती गया था। जो स्लैग एरिया में बसा हुआ लोग है, लगभग आबादी उसमें नहीं भी होगा तो 2000 घरें होंगे, 2000 नहीं तो 1000 घर तो जरूर होगा। हम उसको देख रहे हैं कि एक टैंकर आती है, 1 किलोमीटर नीचे में टैंकर लगता है, उसमें माताएं बहनें भीड़ लगा के रखा हुआ पानी, पीने का पानी ले जाने के लिए उनको सुविधा है। वो बरसों बसे वहाँ, लेकिन अभी तक एक मूलभूत सुविधा नहीं मिल सका उनको। पानी, पीने का पानी के लिए 1 घंटा लाइन लगाई है, टैंकर कब आएगी पता नहीं है, आएगा तो उसमें भीड़ लगा रहेगा, हो सकता है कि अंतिम आदमी को पानी मिले भी ना। तो ये परिस्थिति पिछले 25-30 साल से यहाँ राष्ट्रीय पार्टी के लोग यहाँ काम रहे, जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन मूलभूत सुविधा कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल मेरा यही है कि ट्रैफिक की बात हो, जैसे जल प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो जाए, आवाज़ जो आप कह रहे हैं कि सबको उठानी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय हो, सबको अगर आवाज़ मिलकर उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका निदान उठने, नहीं तो 1-2 लोग आवाज़ उठाते हैं, सरकार को भी असर नहीं पड़ता और कंपनी पर भी असर नहीं पड़ता। मेरा दूसरा सवाल ये है कि चुनाव था, सभी पार्टियों ने, आप भी कैंडिडेट थे, मलिकाना हक की बात किया गया सदन में। पिछले दिनों यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सवाल उठाई, सरकार ने तो कह दिया कि भाई वो तो अतिक्रमित है, जिसमें एक बस्ती का नाम हुआ रघुवर नगर। तो मलिकाना कहाँ मलिकाना हक की बात हुआ और कहाँ अतिक्रमण का? दोषी कौन है? ये अब उसको अतिक्रमित कहा जाएगा उन 86 बस्तियों का,
बात यहाँ झुनझुना सबने भी दिखाया कि भाई मलिकाना हक मिलेगा, लेकिन अब तो अतिक्रमित कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान की है विषय खड़ा हो गया है। आप इस तमाम मुद्दों को किस तरीके से देखते देखिए शशि जी, ये मुद्दा पिछले 25 वर्षों से लगभग हैं? 2005 से मुझे लगता है कि लगातार जब से लीज से बाहर किया है। हाँ, तो ये लगातार एक ये मुद्दा जमशेदपुर नहीं पूरे झारखंड में ये चर्चा का विषय रहा। 86 बस्ती, और 86 बस्ती पर ही लगभग विधानसभा के 4-5 चुनाव हुए, पूर्वी की राजनीति एकदम में रही। और लोकसभा के चुनाव में भी ये सक्रिय रूप में रहा है। और हम ये आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं कि आज ही क्यों विधानसभा में स्थानीय विधायक के द्वारा उठाया जा रहा है, जब हमारी परिस्थिति विधानसभा में कमज़ोर परिस्थिति है। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हमारे मेंबर कम हैं। उस परिस्थिति में ये बात को उठा के नहीं लगता है कि एक आम लोगों जो सामान्य लोग हैं, सामान्य वोटर हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनको छला जा रहा है। भय का माहौल और एक खड़ा होगा इन बस्तियों में। अचानक ये बातें करके एक लोगों में एक नया एक भय पैदा करना कि फिर 86 बस्ती का मामला उठ रहा है, अब अतिक्रमित घोषित किया जा रहा है। तो आ गया ना विधानसभा के नोटिस में, इसलिए कि मंत्री ने कहा कि भाई अतिक्रमित, तो एक बड़ा सवाल, तो एक बड़ा अभी क्यों उठाया गया, और उल्टा पड़ गया। नहीं, उठाना ही था। तो मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाह रहा हूँ, जब डबल इंजन की सरकार थी, हमारा मुख्यमंत्री था, हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे सब नगर निकाय में हमारे सभी लोग थे, उस समय हम जब इस समस्या को समाधान नहीं कर सके, तो क्या लगता है कि एक सामान्य विपक्ष में बैठने वाला जनप्रतिनिधि क्या इसका समाधान करने के लिए तुरंत कुछ हो सकता है क्या? तो कहीं नहीं लग रहा है कि जब उस समय वो मुद्दा को अपने हाथ में जब पूरा पावर था, हम नहीं कर सके उसका, तो आज एक सामान्य विधायक या सामान्य जनप्रतिनिधि विधानसभा में बात को उठा के और मामला को पेचीदा किया जा रहा है। ये पेचीदा वाली बात हो गई। कभी ये ऐसा चर्चा भी नहीं हुआ कि 86 बस्ती अतिक्रमित है। 86 बस्ती तो लीज एरिया में होता है, लीज एरिया में था, उसको बाहर कर। हाँ, बाहर 2005 में बाहर हो गया। अगर 2005 में वो बाहर नहीं होता तो आज अतिक्रमित हम नहीं बोल सकते थे उसको। तो मेरा आपके चैनल से ये भी ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। चुनाव में हम ये चर्चा किए अपने कैंपेनिंग के दौरान में, या जनप्रतिनिधि जो अभी है वो अपने लोगों के बीच में गए, तो वो मुद्दा को एक उठा देना है, लोग विधानसभा में उठा के अपने कोरम को पूरा करना, इतना ही लगता है। और अगर करना ही था तो जब हम लोग का वक्त था, बहुत अच्छा समय था हम लोगों का, उसमें हम लोग क्यों चुके, ये सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है। मैं आपके माध्यम से इसमें राजनीति नहीं करते हुए तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से मेरा आग्रह रहेगा इस पर एक समन्वय बने, और समन्वय के बाद में 86 बस्ती का जो समाधान जल्द से जल्द हो, ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन को मैं आग्रह करता हूँ। इसमें राजनीति ना करते हुए लोग अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई अपने घर में, अपने दुकान में, अपने कुटिया में लगाए हुए हैं, चाहे उसकी कीमत 5 रुपये हो या 5 करोड़ हो, लेकिन अपने जीवन के सभी कमाई लगा चुके हैं। उस परिस्थिति में इसको अतिक्रमित घोषित करना और इस पर राजनीति करना शायद गलत होगा। आरोप प्रत्यारोप की बात जी, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। इस पे समन्वय, सभी पार्टी, सभी प्रतिनिधि बैठे और इसमें समन्वय के बाद में एक हल निकालना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो लोग यहाँ इन बस्तियों में रह रहे हैं, जैसे सैकड़ों सालों से कई लोग रह रहे हैं, वे सरकार को भी इस मुद्दे को काफ़ी संवेदनशीलता के साथ बल्कि समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में। इससे होगा क्या कि जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनमें एक भय का फिर से माहौल खड़ा होगा, और हमें लगता है कि इस मुद्दे को उसी संवेदनशीलता के साथ हासिल करना चाहिए। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, कल भी हमने उठाया अपने लाइव के माध्यम से, आज हमने शिवशंकर जी सिंह जी से बात किया, तमाम बाकी जनप्रतिनिधि नेताओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो शहर के ट्रैफिक की समस्या है, आखिर फ्लाईओवर बनना था, क्यों नहीं बना, आज एक्सीडेंट हो रहा है, उन मौत की दोषी कौन है, मलिकाना हक का अगर ये मुद्दा आज अतिक्रमित कहा जा रहा है तो उसके लिए दोषी कौन है, पिछले 25-30 सालों से किसने इस
पर राजनीति की और किसकी क्या भूमिका रही है, तमाम सारे सवाल होते रहेंगे और किसी नए लोगों से, नए जनप्रतिनिधि से भी ये सवाल हम पूछते रहेंगे। आप भी अपनी इन तमाम मुद्दों पर राय रखिएगा, इसलिए कि शहर में रहते हैं, शहर की दिशा दशा आने वाला समय के लिए तय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन मुद्दों पर नहीं आवाज़ उठाएंगे तो जिस तरीके से हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि चुप हैं तो आगने वाला समस्या जो है और गंभीर होते जाएगा, अगर आपने भी चुप्पी साध लिया तो। अपने सहयोगी शेषनामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।